एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही है जिसमें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। मिडाइवल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एंशिएंट हमारा चल रहा है और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम कर रहे हैं। तो चलिए, आज का हमारा नया टॉपिक होगा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। यानी कि ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ा, उन्होंने ऐसे क्या क्या काम किए कि जो इंडिया की इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था थी, वो अफेक्ट हुई। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर आपको हमारे सेशन अच्छे लगते हैं, आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ होते हैं, तो हमारे सेशन को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सफलतागंज को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही और इम्पोर्टेंट कंटेंट हम आप तक लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को, जो है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। सबसे पहले क्या हुआ, लॉर्ड कॉर्नवेलिस। कॉर्नवेलिस का नाम आप याद रखिएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि कॉर्नवेलिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, ठीक है, जिसे परमानेंट सेटलमेंट क्या कहते हैं हम, परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, वो स्टार्ट की। परमानेंट सेटलमेंट किसने स्टार्ट किया? लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने। इसे और भी नामों से जानते थे, जैसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी या बीसवेरदारी। ठीक है, बिस्वेदारी, बिस्वा लैंड मेजरमेंट का एक यूनिट होता है ना, बिस्वा हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो वैसे बिस्वेदारी था। और जो ये व्यवस्था है आपकी स्थायी बंदोबस्त की, वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के क्षेत्र तक लागू थी। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत जो पूरा ब्रिटिश था, इंडिया था, उसका उसके क्षेत्रफल का लगभग 19%, 19% हिस्सा किसके अंडर था? तो 19% आपका जमींदारी, जागीरदारी, सॉरी, जागीरदारी या इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त, इसके अंडर आपका 19% पार्ट था। ठीक है, लगान जो है वो 10/11 कंपनी को देना था, इतना पार्ट। और जो 1/11 भाग बचता था, वो अपनी सेवाओं के लिए कौन रखता था? जमींदार लोग रखते थे। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति यानी भद्र नवाब थे। ठीक, याद रखिएगा कि जमींदारी सिस्टम भी इसको बोल देते हैं। अब दूसरा सिस्टम हम पढ़ेंगे। दूसरा सिस्टम क्या है? वो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, ये जो व्यवस्था है, इसको स्टार्ट कर, जैसे कि आपका जागीरदारी या जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त किसने स्टार्ट किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने स्टार्ट किया था। उसी तरीके से जो रैयतवाड़ी सिस्टम था, उसको थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, इन दोनों ने स्टार्ट किया था। सबसे पहले इसे साउथ इंडिया में ही लागू किया गया, तमिलनाडु के 12 महल जिले में इसे लागू किया गया। इसके बाद साउथ के ही जो एरिया थे, जैसे मद्रास हो गया, बॉम्बे के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग, आज उसे कर्नाटक का एक भाग है, कर्नाटक में एक जगह है कुर्ग। ठीक है, तो कुर्ग, यहाँ पर रैयतवाड़ी सिस्टम को लागू किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता था? रैयत होते थे। ठीक है, इनको भूमि का मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दे दिए, जैसे उसमें जमींदार को दिए थे, इसमें रैयतों को दिए थे। और प्रत्यक्ष रूप से सीधे व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। देखिए, दो चीजें हैं आपके पास। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ और डिटेल में। जैसे ये है आपका जमींदारी में क्या था, आपका ये एक पर्सन है, जमींदार है, ये जमींदार है। ठीक है, ये जमींदार है। और यहाँ पे क्या है? गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, कंपनी के लोग हैं। इन दोनों के बीच में एक बिचौलिया होता था। ठीक है, ये जमींदारी सिस्टम में होता था। जो है, जमींदार एक बिचौलिए की तरह काम करता था सब। ये बीच में जमींदार है। ठीक है, और ये वाला जो है, ये आपका, ये कौन है? ये है आपका किसान। ठीक है, इधर तो जो भी किसान होते थे, जो पीजेंट्स होते थे, उनसे जमींदार कलेक्ट करता था और कलेक्ट करके किसी कंपनी को देता था। तो ये जमींदारी सिस्टम हो गया। अब क्या हुआ, जो रैयतवाड़ी सिस्टम आया, वो इसके बिल्कुल थोड़ा सा अपोजिट था। देखिए,
रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या होता था? किसान होता था, ये किसान है, ठीक, और ये कंपनी है, ठीक है, कम या इसी को ये अपना रैयत। तो इसमें डायरेक्टली ये कंपनी पैसा जो है डायरेक्टली कंपनी को जाता था, बीच में किसी और का इंटरफेरेंस नहीं होता था, ठीक है, जैसे उसमें जमींदार होते थे, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम। ये थोड़ा सा रैयतवाड़ी और जमींदारी सिस्टम के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आगे, तो इस व्यवस्था ने कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की, ठीक है, और इस व्यवस्था के अंतर्गत 51%, जैसे आपका जागीरदारी सिस्टम में 19% जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था वो कवर होता था, इसमें 51% पार्ट जो है ब्रिटिश इंडिया का कवर होता था, राइट। इसमें जो लगान वसूला जाता था बहुत ही कठोरता से वसूला जाता था, लगान की दर बहुत ऊंची थी। अब नेक्स्ट हमारा सिस्टम आएगा महलवाड़ी सिस्टम, ठीक है। महलवाड़ी सिस्टम है, इसमें भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम या महल, ग्रामों को महल कहा जाता था, एक मतलब एक यूनिट में उसे डिवाइड कर देते थे, जागीर के एक भाग, ठीक है, इसे स्थापित इसके साथ स्थापित की जाती थी। अगर कोई व्यक्ति अपनी भूमि को छोड़ देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि, उसे सम्मिलित भूमि को शामलत लात बोलते थे, शामलात, और अन्य भूमि का स्वामी होता था कौन? ग्राम समाज होता था, ठीक। और ये जो आपका सिस्टम है महलवाड़ी, ये आपका सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, एमपी वाला एरिया और यूपी वाला और आपका पंजाब में कुछ परिवर्तन के साथ इसे लागू किया गया। एक्चुअली ये मिक्सचर था, ये जो बाकी के दो थे आपका जागीरदारी प्लस रयतवाड़ी सिस्टम का मिक्सचर था ये थोड़ा सा, ठीक है, और 30% एरिया आपका इसमें कवर होता था बचा कुचा। नेक्स्ट है जो आपका औपनिवेशिक काल था, कॉलोनियल पीरियड जिसे बोलते हैं, उसमें जो होम चार्जेस थे से तात्पर्य, अब होम चार्जेस क्या होते थे? होम चार्जेस थे कि इंग्लैंड में स्थित जो राज्य सचिव है यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय, ठीक है, उसके द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय, इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण, ठीक है, आपका जो रेंट था, और रेलवे पर लगाई गई पूंजी और दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय 1919 तक, और भारत सरकार का आपका यूरोपीय अफसर को दिए जाने वाले जो सैलरी होती है, भत्ते और पेंशन, भारत से बाहर होने वाले युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली निधि गृह शुल्क में भारित नहीं थी। केवल ये एक चीज नहीं थी, जो अंग्रेज बाहर लड़ने जाते थे उसमें जो पैसा लगता था वो नहीं इसमें इंक्लूड था। तो सोचिए मतलब जितना भी खर्चा था इंग्लैंड वालों का एडमिनिस्ट्रेशन में वो सारा ही हमसे लेते थे, उसे ही होम चार्जेस बोलते थे। अब इंपीरियल प्रेफरेंस की बात करेंगे। इंपीरियल प्रेफरेंस क्या था? इंपीरियल प्रेफरेंस का मतलब था कि भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था, ठीक है, मतलब जो ब्रिटिश आयात होते थे, जो इंपोर्ट्स होते थे, जो वहां से चीजें आती थी, उसमें जो छूट हम देते थे, जो एग्जम्पशन देते थे उसके लिए। इसी तरह भारत में ब्रिटिश आयातों पर नाम मात्र का शुल्क या बिल्कुल नहीं लगता था, ठीक है। हमारा सामान जब जाता था तो उस पर टैक्स लगता था, राइट, उनका जब सामान इंडिया आता था तो नहीं लगता था, जबकि भारत के निर्यातों पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था, ठीक है। इस तरीके से वो लोग हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे इकोनॉमिकली। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है ये धन के बहिर्गमन या अपवाह, जिसे हम ड्रेन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दिया था किसने? दादा भाई नौरोजी, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया था, इंडियन थे। तो धन के बहिर्गमन यानी पर राष्ट्रवादी भाषा से तात्पर्य भारत के धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था। अब ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है ये कॉन्सेप्ट? मतलब भारत का जो भी आपका धन है, संपत्ति है, जो माल है, वो उठाकर यहाँ से इंग्लैंड ले जाकर वहां बेच देना, ड्रेन ऑफ वेल्थ।
ठीक है? जिसके बदले में, और उसके बदले में भारत को कोई भी मतलब जैसे आप यहाँ से कोई सामान ले जा रहे हैं तो बदले में हमें पैसे तो दीजिए। कोई भी इकोनॉमिक, कमर्शियल या कोई भी फिजिकल प्रॉफिट नहीं होता था। उस चीज का कोई लेखा जोखा नहीं था। अब दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। ठीक है, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी और कुछ आर्टिकल्स भी लिखे थे। इनकी काफी इंपॉर्टेंट बुक है जो लगभग हर एग्जाम में आती है, वो है पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इनकी इनके आर्टिकल्स हैं जैसे इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। ठीक है भाई, इंग्लैंड हमसे सामान ले गया तो हमारा एक तरीके से कर्जी हो गया ना। हमें पैसे तो दिए नहीं उसने, आपसे कोई सामान ले जाए और आपको पैसे ना दे उसके बदले, तो वो कर्ज हो गया ना उस पे, तो डेब्ट हो गया। तो ये बुक लिखी थी इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ये बुक्स थी उनकी और आर्टिकल्स थे। उन इसके इन बुक्स के माध्यम से, आर्टिकल्स के माध्यम से उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाया। इसके अलावा जो रमेश चंद्र दत्त, इन्होंने भी ड्रेन ऑफ वेल्थ के यानी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया। इनका एक आर्टिकल था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें इन्होंने ये बताया कि सकल राजस्व का आधा भाग, यानी कि जितना भी हमारी जीडीपी होती थी उसका 50% जो भाग होता था। जीडीपी क्या होता है? जो एनुअल आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, एनुअली इसको कैलकुलेट करते हैं हम, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो जीडीपी का जो 50% आधा भाग होता था, वो हर साल भारत से बाहर चला जाता था। कहाँ? इंग्लैंड चला जाता था। अब भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1896 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर से एक मतलब जैसे कि ना ऑफिशियली ड्रेन ऑफ वेल्थ के को स्वीकार किया कि हाँ ये चीज होती है। अभी तक हम स्वीकार ही नहीं पा रहे थे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ कॉन्सेप्ट हो, ये लोग करते हैं हमारे साथ। ठीक है, ये काम करते हैं। और हमने ये एक्सेप्ट किया कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में कि हमारे अकालों का यानी जो फेमाइन है, हमारी गरीबी का वर्षों से जो कारण है वो यही है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के लिए बहुत वफादार थे। ठीक है, जब वफादार थे तो उन्होंने और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। देखिए क्या हुआ कि स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में आपका जो स्टार्टिंग के आपके गवर्नर्स थे उन्होंने क्या किया, क्या अपनाया कि हम वो हिंदू की तरफ ज्यादा झुकते थे, हिंदू की तरफ। ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट यही था कि हिंदू और मुस्लिम में ऐसे करके लड़ाई करवानी है। लेकिन स्टार्टिंग यानी कि 1900 आपका 1900 के पहले पहले जो थे आपके, या कह दे कि 75 तक, हाँ 75 तक, 1875 तक इन्होंने हिंदुओं को सपोर्ट किया। बट इन्हें कुछ खास देखने को मिला नहीं कि हिंदू मुस्लिम में कोई आपका अ, मतभेद हो रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है। फिर इन्होंने क्या किया, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया। फिर इन्होंने क्या किया, मुस्लिमों पर ज्यादा अपना ध्यान देना शुरू कर दिया, मतलब इनकी तरफ से ज्यादा बोलने लगे। पहले वो हिंदू की साइड से उनके भले की बात करते थे, उनकी तरफ रहते थे। ठीक है, तो इन्हें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं देखने को मिला। इवन 1857 का भी जब संग्राम हुआ, जब रिवोल्ट हुआ, आप पढ़ेंगे आगे, उसमें भी हिंदू मुस्लिम सब एक होकर लड़े। तो उन्हें कुछ मिला नहीं हिंदुओं को मतलब भड़का के। फिर उन्होंने क्या किया, अपना ध्यान भटकाया। उन्होंने कहा ऐसा है मुस्लिम पे करो, ठीक है, इन पे करो। तो उन्होंने जब मुस्लिम पे ध्यान दिया, उनको भड़काने की कोशिश की, तो वो भड़क गए। 1905 में बंगाल का विभाजन वाली बात आ गई। फिर फाइनली कम्युनल इलेक्टो सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट पार्लियामेंटो आ गया 1909 में। फाइनली फिर जिन्ना की मांग आ गई और फिर पाकिस्तान अलग हो गया। तो कुल मिला के उनको भड़काना आसान था, वो भड़क भी गए और जो वो चाहते थे वो हो भी गया। हिंदू मुस्लिम में हमेशा के लिए उन्होंने एक नफरत का बीज बो दिया। राइट, चलिए। तो सर सैयद अहमद खां जो थे, सैयद सैयद अहमद खां, वो उनका मानना था वो ब्रिटिशर्स की तरफ थे। ठीक है, उनका मानना था कि जब तक ब्रिटिशर्स रहेंगे तो मुसलमानों के हित की बात होगी और उनका हित ही वो चाहेंगे। तो वो दादा भाई नौरोजी के ड्रेन ऑफ वेल्थ के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते थे। कौन? सर सैयद अहमद खान। अब ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने का सिद्धांत यानी कि इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। ठीक है, इसमें इन्होंने सारी पॉलिसीज बताई है, हम नहीं डिटेल में पढ़ेंगे। कैसे वो यहाँ पर यहाँ का सामान ले जाते थे और वहां बेचते थे हाई रेट पे और प्रॉफिट कमाते थे, इसके बदले में हमें कुछ नहीं देते थे। राइट,
तो अब 1865 में क्या हुआ, WC बैनर्जी, वोमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है, इनके साथ मिलकर दादा भाई नौरोजी ने लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका काम भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। चलिए, ये हमारा पार्ट थोड़ा सा खत्म होता है नोट्स वाला। अब हम आएंगे अपने क्वेश्चंस पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन के महत्वपूर्ण अंग थे। इनमें कौन कौन से थे, ठीक है, हमें बताना है। होम चार्जेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता था, हमें ये बताना है। तो चलिए, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग की जाने वाली निधि, जी हाँ बिल्कुल, ये थी। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों को वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले निधि, ये भी इंक्लूड था। सब कुछ हमारे पैसे से करते थे। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग की जाने वाली निधि, ये आपकी नहीं इंक्लूड थी। ये हमने भी नोट्स में पढ़ा कि भारत के बाहर जो युद्ध होते थे उसमें जो पैसा लगता था वो होम चार्जेस में इंक्लूड नहीं होता था। तो आपका केवल 1 और 2 आपका करेक्ट होगा, राइट, तीसरा आपका करेक्ट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन पढ़ने का कोई देखिए मतलब नहीं है, क्योंकि सेम वही इसमें लिखा हुआ है, राइट। तो आप देख सकते हैं, आप देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे यहाँ, इंपीरियल प्रेफरेंस वर्ड किसके लिए प्रयोग किया जाता था? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जाने प्रजाति भेदभाव के लिए, ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, या भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए। नहीं, इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। हमने पढ़ा है इंपीरियल प्रेफरेंस का मतलब जो भारत में ब्रिटिश आयातों को रियायत दी जाती थी उसके लिए से यूज करते थे। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? ठीक है, भारी उद्योगों का अभाव, ऐसा नहीं था कि भारी उद्योगों का अभाव था, विदेशी पूंजी में भी कमी नहीं थी, प्राकृतिक संसाधनों की हमारे यहाँ कभी कमी ही नहीं रही थी। बस जो धनिक वर्ग था हमारा, जो इंटेलेक्चुअल और जो हमारा आपका कह सकते हैं कि, या जो रिच, जो पैसे वाले लोग थे, वो उनका एक फोकस था कि हम कितनी ज्यादा जमीन खरीद लें। इंटेलेक्चुअल एक हिसाब से नहीं यहाँ पे होगा, आपका जो रिच लोग थे, ठीक है, जो पैसे वाले लोग थे, वो उनका था कि हम कितनी जमीन खरीद लें। तो जमीन खरीदने पे उनका फोकस रहता था, ना कि फैक्ट्री लगा लें या कुछ अपना ना इन इकोनॉमी में अपना कुछ योगदान दे दें, वो ये नहीं करते थे। इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इस्तमरारी बंदोबस्त को किसने लागू किया था? इस्तमरारी, या इसी को हम क्या कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त, इसी को हम जागीरदारी, जमींदारी, बहुत सारे नाम से, विस्वेदारी, बहुत सारे नाम से जानते हैं। तो ये कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था, हमने अभी पढ़ा। कॉर्नवालिस फादर हैं परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। मालगुजारी भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है। 10/11 भाग कंपनी को देते हैं और 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखते हैं मेंटेनेंस के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? तो कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया, तो अपने काल में ही प्रारंभ किया। नेक्स्ट है हमारा, स्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया, किससे किया गया? तो जमींदारों से किया गया, ठीक है, जमींदार बनाए गए, लैंड देके उनको जमींदार बनाया गया, तो स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, स्थायी स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो जमींदारों के साथ किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? यानी स्थायी व्यवस्था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, हमने भी पढ़ा, स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो 1793, सबसे पहले 1793 इनका टाइम पीरियड यही था, तो 1793 में इन्होंने लागू किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1793 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू व्यवस्था प्रणाली लागू की, उसके बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। मतलब जो कानूनी विवाद थे, ठीक है, जो उसमें बढ़ोतरी हो गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? मतलब क्या रीजन थे कि जो कानूनी
विवाद थे वो बढ़ गए। तो चलिए देखते हैं। रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। इन तीनों में से देखेंगे तो ये तीनों ही रीजन वैलिड हैं कानूनी विवादों को बढ़ाने के लिए। जैसे रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति भाई ज्यादा अधिक सशक्त थी। रैयत क्या था? रैयत तो मतलब जो स्मॉल जमींदारों के पास तो कम से कम अपनी लैंड थी, लैंड ओनर थे, बट रैयतों के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, जमींदार के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो कुछ खास वो और 10/11 पार्ट तो वो ले ही लेते थे, तो क्या ही बचता था। ठीक है, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, तो इसलिए अब जितना भाई न्याय मिलेगा उतना इंसान जाएगा, उतना केसेस दर्ज होंगे, है ना? तो इसलिए ये तीनों ही रीजन थे आपके विवाद बढ़ने के। नेक्स्ट है चिरस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट। 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका क्या कारण था? जमींदार के ऊपर किसानों का विश्वास? ऐसा कुछ नहीं था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण ही नहीं था, कोई उनके ऊपर नहीं था देखने वाला उनको, ऐसा किया, कोई पट्टा जारी नहीं किया। वैसे तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, बट आप एक बार हम ऑप्शन देख लेंगे। या ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, या खेतिहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। तो बी ऑप्शन हमारा सही था, उनके ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्णय, या जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा। देखिए, जमींदारों का जमीन पर अधिकार ना रहना, इससे परमानेंट परमानेंट सेटलमेंट आया ही इसीलिए ना, जमींदारी सिस्टम को लाने के लिए। जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने के लिए ऐसा कुछ नहीं था। जमींदारी प्रथा का निर्मूलन ऐसा तो था ही नहीं, जमींदारी तो हम लागू कर रहे हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ये भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, इसके लिए आपका परमानेंट सेटलमेंट बिहार में लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमें। किस सन में बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया? आपका होगा 1885। 1885 में ये आपका बंगाल किराएदारी अधिनियम, ये शायद ऊपर में इसमें एक्सप्लेनेशन में था कहीं, नहीं नहीं था, वो रेंट एक्ट था, ऐसा ये नहीं था। तो चलिए 1885 में देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। 1793 में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया। 19वीं शताब्दी के आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी, भूमि मालिकों ने किराए की बढ़ोतरी कर दी। यह समय किसानों के विद्रोह का था, बिल्कुल विद्रोह शुरू हो गए थे। इस बीच बंगाल सरकार ने बंगाल बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों यानी जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। तो ये एक्सप्लेनेशन था, नया क्वेश्चन था तो हमने देख लिया, नोट्स में नहीं था। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने के संबंध से संबद्ध थे? देखिए, रैयतवाड़ी में हम थॉमस मुनरो को पढ़ते हैं और अलेक्जेंडर रीड को पढ़ते हैं, ये दोनों ही यानी 2 और 3, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कॉर्नवालिस तो स्थायी बंदोबस्त से आपके रिलेटेड हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई। स्थायी बंदोबस्त कहाँ से शुरू किया गया और आपका रैयतवाड़ी कहाँ से शुरू किया गया? तो रैयतवाड़ी हमारा देखिए साउथ से शुरू किया गया, तो मद्रास से शुरू, तो मद्रास, ठीक है। वैसे तो तमिलनाडु था 12 महल, और आपका जो स्थायी बंदोबस्त है कॉर्नवालिस ने वो बंगाल से शुरू किया था, तो बंगाल और मद्रास, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं, तो थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी से संबंधित हैं।
स्थायी से नहीं संबंधित है, स्थायी तो कॉर्नवालिस संबंधित है। चलिए आगे, हमारा ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। रैयतवाड़ी देखिए साउथ इंडिया में था, ठीक है, और इधर थोड़ा आपका वेस्टर्न वाला जो पार्ट था उसमें भी था। तो आपका साउथ में तो था ही तमिलनाडु, और आपका वेस्ट वाले पार्ट में भी था, हमने जो पढ़ा। राइट। बट अगर मेनली पूछे तो साउथ इंडिया में से स्टार्ट हुआ था, तमिलनाडु के 12 महल से स्टार्ट हुआ था। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित था? तो मुनरो, हमें पता है कि मुनरो और रीड ये दोनों संबंधित थे रैयतवाड़ी प्रथा से। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी तो मुनरो ने स्टार्ट की थी, कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? तो वाड़ी मद्रास में भी किया था, बॉम्बे बंगाल में तो नहीं किया था, तो मद्रास और बॉम्बे दोनों प्रेसिडेंसीज में लागू किया था। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ आरंभ की थी? सबसे पहले की बात करें तो मद्रास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 22, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन से सही हैं। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल। जमींदारी में एक बिचौलिया होता था जमींदार, जबकि रैयतवाड़ी में नहीं होता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, जी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। कर लगाने के पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो आपके तीनों ही ऑप्शंस जो है वो करेक्ट होंगे। रैयतवाड़ी से संबंधित तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, मतलब डायरेक्टली देता है। तो डायरेक्टली तो रैयतवाड़ी सिस्टम में देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा असर्शन रीजन है। असर्शन कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की, बिल्कुल सही भाई। आपका जागीरदारी अलग थी, महलवाड़ी आपकी पंजाब पंजाब में थी, आपका रैयतवाड़ी साउथ में था, वेस्ट में था, ठीक। रीजन कह रहा है इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। तो अब साथ में पढ़ेंगे यहाँ पर बिकॉज लगा के। तो असर्शन पढ़े, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, क्योंकि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए, बिल्कुल अलग अलग क्लास बन गई। और फिर क्लास बनेगी तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा, कार्ल मार्क्स ने कहा है भाई। कार्ल मार्क्स को पढ़ा होगा आपने, इन्होंने क्लास कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वर्ग संघर्ष, ठीक है। क्या होता है इसमें? एक बुर्जुआ होता है जो अमीर होता है, एक प्रोलिटेरिएट होता है जो गरीब होता है। बुर्जुआ हमेशा प्रोलिटेरिएट को एक्सप्लॉइट करता है, उसका शोषण करता है, फिर वो हमेशा क्लास के लिए संघर्ष करता है। एक अपर क्लास होता है, एक लोअर क्लास होता है, ठीक है। तो काफी अच्छा कैपिटलिज्म पे था इनका, कार्ल मार्क्स का काम। इसे जो आपका ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, और असर्शन रीजन की करेक्ट व्याख्या भी करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1900 में पारित हुआ था, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, कुछ है नहीं इसमें। 1900 में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। मतलब जो किसान की, जो पीजेंट लैंड होती थी, जो किसान की भूमि होती थी, वो गैर किसानों को नहीं मिलेगी, ठीक है, वो हस्तांतरित नहीं होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? तो असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना 1839 में, याद रखिएगा 1839 में। देखिए आरो यारो 2016 रिसेंट। नेक्स्ट है हमारा, एक बार देख लेते हैं। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई। यह कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक यानी कॉमर्शियल टी कंपनी है, जो वर्तमान में भी कार्यरत है। द असम कंपनी, याद रखिएगा,
क्वेश्चन आ सकता है आपका कि ऐसी कंपनी जो ब्रिटिशर्स ने खोली थी जिसका मुख्यालय असम में था, जो सबसे पुरानी है और अभी भी चल रही है, द असम टी कंपनी, 1839। आगे बढ़ते हैं, हमारा सूची का मिलान करना है। जजमानी, बारह बलूट, मिरासी, अडाडे। चलिए देखते हैं क्या है आपका सिस्टम है। पहले हम इसे मैच कर लेंगे। देखिए, जजमानी आपका उत्तर भारत से है, बारह बलूट आपका महाराष्ट्र से रिलेटेड है, मिरासी आपका तमिलनाडु से और अडाडे आपका कर्नाटक। अब देखिए, मैं आपको अच्छे से जजमानी समझाती हूँ। ठीक है, जजमानी सिस्टम क्या होता था। जजमानी नॉर्थ इंडिया में होता था, उसी तरीके से ये बाकी के सिस्टम अदर जगह होते थे। तो देखिए, यस, क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में जो आपका दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग, एक वो कास्ट या वो लोग जो काम करते हैं, वर्कर, ठीक है, जिसे हम कामीन बोलते हैं, कामीन्स। ठीक है, एक वो जो काम कराते हैं, ठीक है, आ, क्या बोलते हैं उसे, मालिक बोल दें या, हाँ, मालिक बोल दें, ठीक है, मान लो जजमानी सिस्टम के टर्म्स में हम इन्हें वो बोलते हैं जजमान। ठीक है, अब देखिए, ये जो जजमानी रिलेशन होता था, ठीक है, ये जजमान होते थे जो काम करवाते थे, ये काम करवाते थे, ठीक है, और ये कामीन जो होते थे, ये काम करते थे, इनके लिए, किसके लिए, जजमान के लिए। ये कास्ट बेस्ड हायरार्किकल सिस्टम होता था, मतलब कास्ट पे बेस्ड होता था। ठीक है, कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर होता था, राइट, कास्ट पे बेस्ड होता था। ठीक है, अब इसमें क्या होता था कि जो जजमान होते थे वो काम करवाते थे, कामीन उनके काम करते थे, फिर कामीन के कई जनरेशन वही काम उसी सेम जजमान के लिए करती थी। तो इसको हम जजमानी सिस्टम बोलते थे, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होता था। जैसे, और ये जो जजमान होते थे वो अधिकतर हाई कास्ट क्षत्रिय होते थे, क्षत्रिय होते थे, या आपके जो बनिया होते थे, या वैश्य होते थे, वैश्य जिन्हें बोलते हैं। और जो कामीन होते थे, जो इनके लिए काम करते थे, वो ब्राह्मण्स होते थे और लोअर कास्ट होते थे। अब आप कहेंगे अरे ब्राह्मण्स कैसे, तो देखिए, जजमान जो काम कराते थे, जैसे यज्ञ, जब कोई यज्ञ कराना होता था, पूजा पाठ करानी होती थी, तो किसको बुलाएंगे, ऑब्वियस सी बात है किसी ब्राह्मण को बुलाएंगे। तो ब्राह्मण का क्या कर रहा है, ब्राह्मण सेवा दे रहा है, तो वो कामीन है। अब जजमान उसके बदले में उसे कुछ कुछ देते थे, ठीक है, जैसे कि कोई सामान जो उसे चाहिए हो, या पैसे उस समय बहुत कम चलते थे जजमानी सिस्टम में। आपका पैसे का नहीं सिस्टम, बार्टर, एक तरीके से बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम आप जानते हैं ना, ठीक है, गुड्स, गुड से गुड, गुड से सर्विस एंड सर्विस टू गुड, ऐसे करके जो होता है बार्टर सिस्टम में, आपको बता दूं। देखिए, बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में क्या होता है, तीन तरीके का होता है। आप चीज के बदले चीज दे रहे हैं, यानी गुड्स के बदले गुड, तो एक सिस्टम। आपने कोई चीज ली, उसके बदले में आप सर्विस दे रहे हैं, तो ये सिस्टम आपका जजमानी सिस्टम इसी में आ जाएगा। गुड्स के बदले में सर्विस दे रहे हैं, और एक हो जाएगा सर्विस के बदले में सर्विस दे रहे हैं। आप एक सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, और वो भी आपको एक सर्विस दे रहा है बदले में। तो ये हो जाएगा आपका अ, तीन तरह का बार्टर सिस्टम होता था। जजमानी सिस्टम में क्या होता था, आप सर्विस देते हैं, आपके बदले में आपको कुछ सामान मिलता है। ठीक है, जैसे नाई है, नाई ने जजमान के बाल काटे, ठीक है, और उसको बदले में गेहूं मिले या चावल मिले। और जनरेशन तक ये एक तरीके से एक फैमिली बिजनेस हो जाता था, फैमिली का ही काम वो हो जाता था कि वो सेवा करेंगे। उनके पर्टिकुलर जजमान होते थे, पर्टिकुलर उनका खानदान, रियासत होती थी, उसी में वो जाते थे और उनके लिए वो काम करते थे। जैसे कहते नहीं, हमारे हमारे फैमिली डॉक्टर, फैमिली नाई, फैमिली पंडित, ऐसे कहते हैं ना, जो पूजा कराते हैं, तो उस तरीके से रिलेशन बन जाता था। आज के समय में अब सब चीजें पैसे से होती है, इकोनॉमिक, हमारे पास यूनिट है, पैसे हैं, मनी है, ठीक है, एक्सचेंज सिस्टम के लिए। तो अब हम मनी से सारा काम करते हैं। तो बार्टर सिस्टम, जजमानी सिस्टम आपको मैंने बताया, तो एक्सचेंज सिस्टम था ये एक तरीके से, ठीक है। तो एक्सचेंज सिस्टम आपका नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में जजमानी सिस्टम चलता था, बारह बलूट महाराष्ट्र में चलता था, अडाडे कर्नाटक में चलता था, और मिरासी तमिलनाडु में चलता था। तो ये मैंने आपको समझाया जजमानी सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर कभी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी।
नेक्स्ट है हमारा, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना व्यय होता था? ठीक है, जो हमारी फोर्स होती थी, ठीक है, उस पर कितना खर्च हो, 40% खर्च करते थे, राइट? 40% ये सेना पे खर्च करते थे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, अ, बड़ा है थोड़ा क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे से किसमें, किस कथन द्वारा हमें पता चलता है कि सही परिभाषा है? पहली है, देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। नेक्स्ट है, साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों के निवेश के अवसर, ये नहीं होगा आपका। देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था, ये भी नहीं होगा। मतलब किया तो जा रहा था लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं दिया जा रहा था, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। बट हम एक बार देख लेंगे अपना दूसरा ऑप्शन भी, ठीक है, लास्ट ऑप्शन भी हम देखेंगे। लास्ट है हमारा, भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और यूं देश को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता था। नहीं, तो आपका बी ही ऑप्शन करेक्ट है। हमारा सामान ले आते थे और हमें उसके प्रतिफल में कुछ नहीं देते थे, ठीक है, कुछ भी नहीं देते थे, वही होता है था ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत। बुक्स के नाम दिए हैं एक्सप्लेनेशन में, वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है, इनमें से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अंग्रेजों के शासन काल में आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन काफी ज्यादा मतलब पूछा जा चुका है, तो अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही आंसर बताना है हमें। असर्शन रीजन है, असर्शन कह रहा है ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, यानी तो बैलेंस ऑफ ट्रेड था। उसका रीजन क्या था कि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। असर्शन और रीजन आपके दोनों ही करेक्ट हैं, चाहे तो आप एक बार बिकॉज लगाकर पढ़ के देख लें। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था क्योंकि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। बिल्कुल सही, दोनों ही आपके सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफी लंबा एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, क्यों ऐसा हुआ। चलिए, और दादा भाई नौरोजी ने धन के निकास को अनिष्टों का अनिष्ट यानी इविल्स ऑफ ऑल इविल की संज्ञा दी थी। याद रखिएगा किसने दिया था और किस चीज को दिया था, इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे या था? तो भाई कॉलोनियलिज्म के थे दादा भाई नौरोजी तो थे ही, और आपके आरसी दत्ता भी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये तीनों ही आपके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। 1870 से 1905 के बीच बहुत से भारतीय बुद्धिजीवों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू को विश्लेषित किया। 3 लोगों का योगदान महत्वपूर्ण था, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, आईसीएस अधिकारी रमेश चंद्र दत्ता, ठीक है। इसके अलावा जीवी जोशी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक और संपादक, जो अभी भी आता है द हिंदू, जो हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो हमने पढ़ा सर सैयद अहमद खां विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था जब तक ब्रिटिश हैं तब तक मुस्लिमों के हित की बात होगी। नेक्स्ट है, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1901 में प्रकाशित हुई। जल्दी जल्दी करेंगे हम इसे, ये यूपीपीसीएस प्री में आया। अब ये नहीं आएगा कि किसने लिखी या इसमें किस सिद्धांत पर ये बेस्ड है, अब सीधे आएगा किस ईयर में लिखी, ठीक है। या और टैकल करेंगे क्वेश्चन को और ट्रिकी बनाएंगे। प्रकाशन हो सकता है पूछ ले, देखिए प्रकाशन एक बार पढ़ लें हम, सोनेस्चेन प्रकाशक, ठीक है, लंदन के एस सोनेस्चेन प्रकाशन ने पब्लिश की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो हम सब जानते हैं दादा भाई नौरोजी। इजी क्वेश्चन है, पहले इजी आता था।
अब सब टिपिकल हो गया है, सारे एग्जाम्स का पैटर्न चेंज हो गया है, सब एग्जाम्स ने अपना पैटर्न चेंज कर लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ब्रिटिश हाउस हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। इन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। तो उन्होंने किस दल पे के टिकट पर चुनाव लड़ा? पार्टी यानी उदारवादी दल। तो उदारवादी दल लिबरल पार्टी पे टिकट पर लड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया आर्टिकल, राइट। नेक्स्ट है अनउद्योगीकरण, इसको बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? 1813 में प्रक्रिया प्रारंभ हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। तो चलिए देखेंगे इसके को। यस, 1813 में बिल्कुल स्टार्ट हुई। चार्टर एक्ट जब आया आपका सेकंड, और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक बिल्कुल ट्रेड मोनोपोली को समाप्त के बाद डिसेंट्रलाइजेशन तेजी से स्टार्ट हुआ। तो आपका एक और दो दोनों सही हो जाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, बिल्कुल उन्होंने अभिव्यक्त किया अपने एक कॉन्सेप्ट ब्रेन ऑफ वेल्थ के माध्यम से। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास, ऐसा ग्रंथ उन्होंने कुछ नहीं पढ़े थे। आगे उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। ऐसा नहीं था, उन्होंने कोई सोशल रिफॉर्म नहीं किए थे। उन्होंने आपका जो है ए ऑप्शन केवल करेक्ट होगा, केवल वन, वो बताया, हमें जागरूक कराया कि हमारा जो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स आर्थिक रूप से हमारा शोषण कर रहे हैं। नेक्स्ट है, किसने यह विचार किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? घिनौनी है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो ये सेंटेंस, ये जो कोट किया है, ये जो स्टेटमेंट दिया है, कार्ल मार्क्स ने दिया है। मैंने अभी आपको कार्ल मार्क्स के बारे में बताया था ना, तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया है। रिडिक्यूलस जिसे बोलते हैं, घिनौनी है, रिडिक्यूलस है। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स आर रिडिकुलस। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन, याद रखिएगा क्वेश्चन। देखिए उत्तराखंड पीसीएस 2016, ठीक है। साउथ इंडिया में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत आर्थर कॉटन को माना जाता है, आर्थर कॉटन को। नेक्स्ट है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है हमें। औरंग, बेनियान, मिरासीदार, और एक और होगा उसी पार्ट में दिया हुआ है। ये उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को ही देख लेते हैं, ऐसे देखने से तो कुछ समझ में खास आएगा नहीं। चलिए पहला है हमारा, औरंग एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ गोदाम से होता है, ठीक है। यहाँ पर बिक्री से पहले, जैसे गोडाउन हम बनाते हैं, मेन शॉप पे जाने से पहले वो स्टोर किया जाता है। औरंग शब्द का प्रयोग कई बार वर्कशॉप्स के लिए भी करते थे। बेनियान, बनिया पारंपरिक वणिक समुदाय ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कंपनी और भारतीय कारीगरों के बीच बिचौलिए का काम करते थे। मिरासी अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता था उत्तराधिकार। रैयत प्रणाली में आपका सरकार द्वारा मिरासीदारों को राज्य का इकलौता नामित राजस्वदाता माना जाता था। अतः विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम था। भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, या नगरीय जनसंख्या में वृद्धि। देखिए इंडियन एग्रीकल्चर को इन्होंने कॉमर्शियलाइज कर दिया था। कैसे कॉमर्शियलाइज कर दिया था? कैश क्रॉप्स, किसान जो है बेचारे कैश क्रॉप्स क्या होती है, किन्हें हम बोलते हैं नकदी फसल। नकदी फसल क्या होती है? रेडी टू सेल, मतलब इधर पैदा हुई, इधर कटाई हुई और बेच दिया। जैसे आपका तंबाकू, गन्ना, ठीक है, ये सब क्या है? ये नकदी फसल है।
इसमें ये नहीं कि आगे प्रोसेस करनी होगी, ठीक है, प्रोसेसिंग होगी तब जाके वो सामान बनेगा और फिर हम उसे भेजेंगे। नकदी फसल क्या होती है, सॉरी, नकदी फसल होती है आपका वो क्रॉप्स जो रेडी टू सेल, बस इधर आपका फसल कटी और इधर बेच सकते हैं हम। तो बिल्कुल आपका कॉमर्शलाइजेशन कर दिया था, किसान बहुत मजबूर हो गए थे, ठीक है। और आपका कहते थे कि आप कैश क्रॉप्स उगाइए, एक फिक्स था एरिया कि आप इतने पे कैश क्रॉप्स आपको उगानी है, तो कॉमर्शलाइजेशन कर दिया था एग्रीकल्चर का, इसलिए हम्म, आपका आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। चलिए आगे देखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और यस, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, भारत के वस्त्र उद्योगों में मशीन का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ। पहले तो क्वेश्चन हम समझ ले, औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर सबसे बड़ा प्रभाव, ठीक है, देश में अनेक अनेक भागों में रेलवे लाइन और ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि ये शुल्क भी तो हम लोग कैसे ही लगा सकते थे, वो भी उनके आयात पे। रेलवे लाइन अनेक भागों में नहीं, जहां वो चाहते थे उन्होंने वहां बिछाई जहां से उनको ट्रेड करना था। और भारत के वे वस्त्र उद्योगों की मशीनों में बड़ी संख्या में, ऐसा नहीं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हुआ था, ये पूर्वार्ध में पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा प्रभाव क्या हुआ कि भारतीय दस्तकारी उद्योग जो कॉटेज इंडस्ट्री थे, ठीक है, वो नष्ट हो गए थे, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी वो नष्ट हो चुकी थी, ठीक। कुटीर उद्योग देखिए, जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है वो नष्ट हो गई थी। चलिए, तो ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सबसे इम्पोर्टेंट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक, वो है 1857 की क्रांति यानी रिवॉल्ट ऑफ 1857। अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, पेशेंस के साथ पढ़िएगा, अच्छे से मैं पढ़ाने की कोशिश भी करूंगी इसको। इम्पोर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं इससे और आए हुए हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई चीज गलत हो जाती है, देखिए ह्यूमन है, ह्यूमन मिस्टेक्स एरर्स बहुत कॉमन होती है, हो सकता है कुछ में ज्यादा कर दूं या कुछ कम कर दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे करेक्ट कर दूंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।